हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तो म्यूचुअल फंड टॉपिक पे ये मेरा पहला वीडियो है। और म्यूचुअल फंड किस तरीके के रिटर्न्स देते हैं, क्या वो सच में आपका वेल्थ का ग्रोथ करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो। वीडियो में पूरी डिटेल रियल फैक्ट आपको पता चलेगा कि सच में म्यूचुअल फंड आपको पैसा कमा के देगा या नहीं। ठीक है, तो मैं खुद का पोर्टफोलियो का भी चीज़ें मैं दिखा दूंगा कि सच में इसमें से रिटर्न्स कितने आते हैं और कितने आ सकते हैं। तो पूरे डिटेल में आप वीडियो देखो। और यहाँ पर मैंने एक जस्ट आपको दिखाने के लिए एक वेबसाइट ओपन किया है। म्यूचुअल फंड सही है, ये एक वेबसाइट है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आजकल टीवी पर भी ऐड आता है। स्टॉक में, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आता है, जस्ट म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ऐड होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो आपका फ़ंड को मैनेज करते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू आई नो विच फंड इज़ राइट फॉर मी। तो बिफोर यू इन्वेस्ट, टेक अ एडवाइज़र हेल्प्स टू अंडरस्टैंड योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, आइडियल इन्वेस्टमेंट होरिजन और रिस्क एपेटिटी। और ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, किसी भी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे प्लान्स होते हैं, वो उस हिसाब से आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट ये आपको दिखाने के लिए ये चीज़ मैंने दिखाई है, म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा इंट्रो देने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको इसका मेरे पोर्टफोलियो का जो मैं ग्रो पे पोर्टफोलियो में यहाँ पर नज़र आएगा आपको एक एक्सिस ब्लू चिप फंड है। ब्लू चिप फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके रिटर्न्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इसने मुझे 2-3 बार रिटर्न दिए हैं अच्छे खासे। और ऑलरेडी मैं जैसे स्विंग ट्रेडिंग जिस तरीके से शेयर्स में करता हूँ उसी तरीके से मैं म्यूचुअल फंड में भी करता ही हूँ। लेकिन म्यूचुअल फंड थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेता है रिटर्न्स देने के लिए, उससे जल्दी मुझे शेयर्स अच्छे रिटर्न दे देते। लेकिन मेरे पास कुछ कैश पड़ा होता है, वो म्यूचुअल फंड में रख देता हूँ मैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी रख देता हूँ और कुछ कुछ चीज़ें कैश में भी रहती है, म्यूचुअल फंड में रिडीम भी करके निकाल देता हूँ। ठीक है, तो फिर बाद में बहुत सारे म्यूचुअल फंड मैंने कम कर दिए, फिर कैश ही रखने लगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड का रिडीम होने के बाद उसके पैसे आने में टाइम लग जाता है, 2 दिन 3 दिन। और अपने को अगर स्टॉक लेना है, अगर हमको कोई स्टॉक ख़रीदना है और उसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, वो गिरा हुआ स्टॉक है, तो तभी आपके पास तुरंत पैसे अवेलेबल नहीं होते। तो कुछ कुछ पैसे बैंक अकाउंट में ही होते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं। क्योंकि बैंक अकाउंट में थोड़े बहुत आपको 2 महीना 3 महीना भी पैसे रखते हो, ज़्यादा पैसा है तो 2-3% ईजिली आपको उस टाइप का रिटर्न मिल जाता है, 3, 3.5-4%। तो एक्चुअली जो ज़्यादा रिटर्न जहाँ से मिलता है वही बैंक अकाउंट में मैंने सेविंग अकाउंट भी अपना चालू रखा है। क्योंकि मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट अगर पैसे वहाँ पर भी पड़े हैं तो उस पर भी रिटर्न अच्छे मिले। ठीक है, और ऊपर से जो शेयर्स में, वो शेयर से भी अच्छे मिले और म्यूचुअल फंड से भी थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न्स मिले। बट सबसे ज़्यादा स्टॉक में मेरा इन्वेस्टमेंट होता है, कैश और म्यूचुअल फंड में बहुत कम होता है। तो म्यूचुअल फंड में जस्ट मैं आपको, मेरे पास 4-5 एसआईपी है, उसमें से एक एसआईपी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो मिनिमम ये जस्ट मैंने वॉच के लिए स्टार्टिंग में लिया था, ये जस्ट कोविड के टाइम पे ही मैंने ये भी चालू किया था। उससे पहले मैं एसआईपी नहीं करता था। एसआईपी मुझे या म्यूचुअल फंड मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करता था। ठीक है, बट रिटर्न्स मुझे देखने थे कि कौन से बेटर है, इस वजह से मैं जस्ट ट्रायल के लिए म्यूचुअल फंड में भी ट्राई करता रहा। और उसके बाद मैंने 2-3 या 4-5 अलग अलग टाइप के फंड चूज़ किए, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सारी चीज़ें, इंडेक्स फंड और जो यूएस के फंड होते हैं उसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी ये एक्सिस का ब्लू चिप फंड यहाँ पर डायरेक्ट का प्लान नज़र आ रहा है। ठीक है, इसकी 500 की एसआईपी मिनिमम है। और इसमें देखो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 का है, तो मैंने मिनिमम ही अमाउंट का एसआईपी जस्ट चालू किया था। और मेरा अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने विड्रॉ भी बहुत बार किया है।
तो मैं एसआईपी का भी अमाउंट विड्रॉ कर लेता हूँ। 20-25% या 30%, 40% भी रिटर्न दिख जाते हैं तो मैं वो विड्रॉ कर देता हूँ। देखो विड्रॉ नहीं करता तो और मेरा लॉस हो जाता, लेकिन देखो विड्रॉ करने के बाद मेरा एक बेनिफिट हो गया। वो प्रॉफिट की चीज़ मैंने जैसे यहाँ पर मैं 6 महीने का अगर आपको यहाँ पर चार्ट दिखाऊंगा तो 6 महीने में ये ऊपर साइड था, ठीक है। तो उसके पहले अगर मेरी एसआईपी होती आई है यहाँ से कुछ ना कुछ मुझे अच्छा रिटर्न मिल चुका है, यहाँ पर भी मिल चुका, तो निकल गया हो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मुझे ग्रोथ मिला, देखो 1 साल में भी इसने अच्छा खासा ग्रोथ दिया है, ऐसा नहीं कि ख़राब रिटर्न दी है। तो यहाँ से मुझे जब जब यहाँ पर ग्रोथ नज़र आया थोड़ा थोड़ा करके मैंने रिडीम करके निकाल देता था, ठीक है। फिर से वो एसआईपी तो कंटिन्यू ही रहती थी, एसआईपी कोई बंद नहीं करता था, एसआईपी चालू ही रहता था। 500 हर महीना इन्वेस्ट होता ही था। लेकिन जब जब मुझे इन्वेस्टमेंट और करना होता है तो वो मैं पैसे निकाल देता था, ठीक है। तो ये एक ही फ़ंड से नहीं, और भी फ़ंड से मैं पैसे निकाल देता था। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के लिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद देखो म्यूचुअल फंड भी गिरा हुआ है, इतना गिरा, फिर बढ़ गया, फिर गिरा, थोड़ा फिर बढ़ा। तो शेयर में और म्यूचुअल फंड में कोई फ़र्क नहीं है, ये दिमाग में रख लेना। जो मेरे पहले की वीडियो देखते आए हैं उनके लिए भी ये सीखने के लिए सबक है कि देखो म्यूचुअल फंड के भी रिटर्न्स किस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 साल के रिटर्न देख लिए, 6 महीने के देखो नेगेटिव कंप्लीट रिटर्न है, 9.9% का आपका डाउन गया हुआ है पूरा म्यूचुअल फंड। यहाँ पे शेयर की बात नहीं हो रही है, म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर 3 साल के रिटर्न्स इसके थोड़े पॉजिटिव है, 17% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। तो 17% 3 साल में कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर 5 साल में भी 17-17.5% का है। और ऑल की बात करें तो 15-15.5% का एनुअलाइज है। हर साल का इतना रिटर्न ये जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एनुअलाइज ही है, मतलब 17-17.5% के रिटर्न से आपको रिटर्न मिलेगी। तो ये चीज़ है। तो मिनिमम उतने रिटर्न्स, इसीलिए थोड़ा लॉन्ग टर्म करोगे एसआईपी या म्यूचुअल फंड तो आपको देखो मिनिमम इतना मिलेगा। अगर मिनिमम इतने से भी खुश हो, देखो बैंक रिटर्न से ज़्यादा ही है, ठीक है। फिर भी म्यूचुअल फंड करोड़ों का पैसा करके दे देती है आपका, लेकिन उसमें लॉन्ग पीरियड लेता है 10-20 साल, मिनिमम 20 साल तो पकड़ लो, 20 साल, 25 साल, 30 साल में 500 की भी अमाउंट करोड़ बन जाती है अगर एसआईपी में अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं तो, ठीक है। तो 20, 22, 25 के रिटर्न से भी बहुत अच्छा रिटर्न बन जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं चाहिए तो कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको जो रिटर्न यहाँ पर बता रहा हूँ, टोटल रिटर्न यहाँ पे मेरा माइनस में गया। ये ऑलरेडी ये 10-15% पहले प्लस में भी दिख रहा था, बाद में ये माइनस में गया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले भी ले लिए थे, कुछ बुक कर लिए थे प्रॉफिट। उसके बाद प्रॉफिट बुक करना या रिडीम कर लिए थे मैंने पूरे एसआईपी। बट उसके बाद देखो किस तरीके के गिरने के बाद इसका अभी नेगेटिव रिटर्न हो चुका है। तो यही चीज़ होता है, मतलब 20-22-25% तो गिर ही चुका है, ये समझ लेना। म्यूचुअल फंड भी ज़बरदस्त गिर जाते हैं। तो नेगेटिव रिटर्न आपने कभी किसी के देखे नहीं होंगे, लेकिन ये हुआ है, इसमें भी होता है। और जब कोविड का टाइम आया था तभी भी लोगों के पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो नेगेटिव में ही रिटर्न दिखा रहे थे, ठीक है। और रेटिंग 5 स्टार मिली है इसको। फ़ंड साइज़ देखो 34,000 करोड़ का इसका फ़ंड साइज़ है। और एनएवी ये इसकी अभी की 46.96 का चल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको डिटेल और दे दूँगा इसका, ठीक है। तो इसके पेयर कंपैरिजन भी किस तरीके के रिटर्न दे रहे हैं यहाँ पर ये भी है, लेकिन ये 5 स्टार वाला है और अच्छा फ़ंड है करके मैंने चूज़ किया है। और ब्लू चिप फंड है, तो ब्लू चिप में क्या होता है कि अच्छी अच्छी कंपनियां चूज़ की जाती है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक इनका टॉप इन्वेस्टमेंट वाला, या इस पर सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसा लगाया है। 9.6% सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक पे लगा है फाइनेंशियल में, ठीक है। तो और आईसीआईसीआई बैंक का तो हालत क्या हो गया है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैं शेयर भी ओपन कर देता हूँ। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक का शेयर, और ये लगभग आपको जस्ट मैं ये 1 डे का नहीं, तो मैं आपको
1 वीक का भी नहीं, 1 महीने का दिखा देता हूँ। चलो 1 महीने में शेयर ने 800 रुपये, यहाँ पर 800 का भाव था, 814 का था, अभी यहाँ पर आ चुका है। मतलब लगभग 120 रुपये के ऊपर वो गिर चुका है। तो ज़बरदस्त गिरावट ICICI बैंक स्ट्रॉन्ग शेयर में भी आ चुका है। तो और गिरावट की वजह तो आपको पता होनी चाहिए। और इसमें एक बैड न्यूज़ भी था, जो ABG शिपयार्ड जो कंपनी है, ठीक है, उसमें इन्होंने जब सबसे ज़्यादा लोन दिया था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम में आ गई थी। और इसीलिए अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो। और प्रॉब्लम्स कभी भी किसी भी कंपनी में आ सकती है, तो अच्छी कंपनियां वो प्रॉब्लम को भी झेल लेती है, ऐसा नहीं कि वो ख़राब है। देखो यहाँ पर लोगों ने 98% का, ये एनालिस्ट ने 98% का बाय का रिकमेंडेशन फिर भी दिया हुआ है। देखो शेयर अच्छे गिरते हैं तो लेने की अपॉर्चुनिटी आती है। तो फिलहाल यहाँ पर हम शेयर की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पर हम इसके म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे। तो यहाँ मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ उनका होल्डिंग्स। तो किस तरीके की इनकी होल्डिंग है, किन की होल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक्सिस ब्लू चिप फंड में उन्होंने कौन से शेयर्स लेके रखे हैं, ये उनकी होल्डिंग है, इनका पोर्टफोलियो है। ये दिमाग में रखना, जैसे मेरा खुद का पोर्टफोलियो होता है, इस तरीके का इनका भी खुद का पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड का। तो उनके पोर्टफोलियो में 43 शेयर्स है, 43 कंपनी के शेयर्स है। और उसमें सबसे टॉप पे ICICI बैंक का नाम है, जिसमें सबसे ज़्यादा 9.6 है। फिर इन्फोसिस में लगाया हुआ है, टेक्नोलॉजी की कंपनी के अंदर 9.3 लगाए हैं। बजाज फाइनेंस के अंदर लगाया 9% का लगाया। और टाटा कंसल्टेंसी में भी, TCS में भी है, 7.5% लगाया। एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट में भी लगाया है 7.3। HDFC बैंक के अंदर भी पैसे लगाए हुए इन्होंने 7.3। कोटक महिंद्रा बैंक में 4% लगाया। HDFC के अंदर भी, यानी हाउसिंग डेवलपमेंट जो है, उसमें भी अच्छा खासा 3.5% का इन्वेस्टमेंट है। और अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर भी इनका 2.9% का है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी 2.7% का इनका इन्वेस्टमेंट है। और आगे और भी है, ठीक है। डिविस लैबोरेटरीज़ में 2.6% का है। भारतीय एयरटेल के अंदर भी 2.6 का है। पीडिलाइट इंडस्ट्री के अंदर भी, केमिकल के जो सेक्टर है उसमें भी 2.4 है। लार्सन एंड टुब्रो में 2.0 है। विप्रो में भी 1.9 का है। एशियन पेंट में 1.9 है। टाइटन में 1.8 है। बजाज फिनसर्व में 1.8 है, ठीक है। और ग्लैंड फार्मा के अंदर 1.7 है। मदरसन सुमी के अंदर 1.5% है। नेस्ले इंडिया के अंदर 1.4% है। सन फार्मास्यूटिकल के अंदर 1.3 है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 1.2% का इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर इन्फो एज के अंदर 0.9% का है। और चोलामंडल इन्वेस्टमेंट के अंदर 0.8% का है। टेक महिंद्रा के अंदर 0.6 है। अंबुजा सीमेंट के अंदर 0.5 है। टेक महिंद्रा लिमिटेड के अंदर, ठीक है, यहाँ पर 0.5% का फिर से दिखाया हुआ है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर 0.5 है। टाटा मोटर्स के अंदर भी 0.5 है। तो देखो किस तरीके का इन्होंने फंड को डाइवर्सिफाइड किया है, ये भी देखना ज़रूरी होता है। जुबिलेंट फूड वर्क के अंदर 0.5% है। टाटा कंसल्टेंसी के अंदर, टाटा कंज्यूमर के अंदर 0.4 है। मदरसन सुमी विरिंग्स, ठीक है, विरिंग्स, तो उसके अंदर 0.4 है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के इसमें 0.4 है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सिस बैंक के अंदर भी 0.3 है। जोमेटो के अंदर देखो ये फ्यूचर बता रहा है, इसके अंदर ये फ्यूचर में लगाए है। लार्सन एंड टुब्रो फ्यूचर भी उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। एक्सिस बैंक के FD में लगाए हुए हैं। कितने % लगाए, ये यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल नाम दिखा है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और फ्यूचर ऑप्शन इक्विटी इस तरीके का इन्होंने बताया, तो ये FD में लगाया है। जोमेटो के अंदर सर्विसेज में आती है, तो इक्विटी में उसमें 0.3, तो जोमेटो भी है इनके पास। लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक टेक्नोलॉजी का फ्यूचर लेके रखा है इन्होंने,
और इन्फो एज का भी इन्होंने फ्यूचर होल्ड करके रखा है, ठीक है। और हिंडाल्को के भी और 0.2 है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के भी इक्विटी है 0.2 की। एक्सिस बैंक की इन्होंने एफडी बना के रखी है, ठीक है। और अपोलो हॉस्पिटल का भी इक्विटी इन्होंने लिया है 0.2 और एक्सिस बैंक का इन्होंने एफडी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। 0.1 भी है एफडी और महिंद्रा एंड महिंद्रा का फ्यूचर भी लेके रखा है। तो सभी टाइप का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्होंने लेके रखा हुआ है। तो इस तरीके का इनका ये पोर्टफोलियो है। और इनके इस तरीके का डाइवर्सिफाइड होने के बावजूद भी, अच्छे अच्छे शेयर टॉप पे होने के बावजूद भी शेयर्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए हुए हैं, ठीक है। 7.5% के नेगेटिव रिटर्न दिए हुए हैं। और ऊपर से अगर 1 साल इन्वेस्ट करते हो तो आपका अमाउंट क्या होगा ये बता रहे। देखो, अगर मेरा 60,000 जमा हो जाता है 1 साल में तो ये मुझे देगा, ठीक है। 1 साल का यहाँ पर रिटर्न है ये, तो इसके रिटर्न हो गए कितने होने वाले? 2.7% माइनस में ही होने वाले हैं, ठीक है। 1 साल का रिटर्न मेरा। तो इस पर हम फाइनल डिसीज़न क्या लेंगे कि अगर एसआईपी कर रहे हो तो यही सोचो कि मार्केट कंडीशन ख़राब है तो एसआईपी भी गिर सकता है या म्यूचुअल फंड भी गिर सकते हैं, और शेयर खरीदो, शेयर भी गिर ही सकते हैं, ठीक है। तो बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी इसको रोक नहीं सकते, लॉस होने से या गिरने से कोई रोक नहीं सकता। हर एक को पता है। देखो, इनको फंड को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ी टीम रहती है। एक आपके जैसे मेरे जैसा कोई एक बंदा नहीं होता, तो उसको पूरी टीम मैनेज करती है। पूरा रिसर्च वो होता है, और रिसर्च करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक ये चूज़ करते हैं ऑलरेडी मार्केट के अच्छे स्टॉक ही ये लेते हैं। तो ब्लू चिप फंड में अच्छे स्टॉक ही चुने हुए हैं, तो कोई यहाँ पर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अच्छे स्टॉक को, क्योंकि अच्छे स्टॉक तुरंत पता चल जाते हैं उसके प्राइस से, उसके फाइनेंशियल से, उसके परफॉर्मेंस से। तो इस टाइप के ही ये ब्लू चिप फंड में आते हैं, जिनका मार्केट कैपिटल भी अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पर लार्ज कैप बताया हुआ है। और हर एक मार्केट वेरी वेरी हाई रिस्क की होता है, वेरी हाई रिस्क की ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि लो रिस्क है, शेयर मार्केट में लो रिस्क है या म्यूचुअल फंड में लो रिस्क है। रिस्क तो हर जगह है, तभी तो प्रॉफिट होता है। रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट नहीं। कोई भी बिजनेस भी कर रहा है उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है। और सिर्फ आप कहीं पर परमानेंट जॉब कर रहे हो, जहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ कम रिस्क है कि आपका पैसा टाइम टू टाइम आएगा। लेकिन रिस्क नहीं लोगे लाइफ में तो स्टेबल ही रहोगे। रिस्क लोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। तो रिस्क लेना चाहिए, और फाइनेंशियल रिस्क लो, जान की रिस्क मत लो। कहीं पर स्टंट वंट करके इतने बड़े बड़े रिस्क वो नहीं लेना है। यहाँ पर फाइनेंशियल थोड़े बहुत रिस्क लेना है। आपके सेविंग के ऊपर रिस्क लेना है कि आपके पास कुछ पैसा बच रहा है तो उसका क्या कर सकते हैं। तो ये सोच के आप सही फंड में सही जगह पे लो। और यहाँ पर मैं आपको कभी भी यही बताऊँगा, मैंने हमेशा मार्केट से एक ही चीज़ सीखी है कि यहाँ पर अगर मुझे 7.5% का डाउन दिख रहा है, इसका मतलब ये 7.5 पौने 8 या 8% भी मैं पकड़ के चलूँ तो ये रिटर्न्स को मैं पॉजिटिव लेके उसमें और इन्वेस्ट करके उस चीज़ को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँ, ये सोचता हूँ। क्योंकि वो रिटर्न नेगेटिव नज़र आ रहे हो, आगे जाके पॉजिटिव आएंगे नज़र, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। लेकिन मैं म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं लगाता, क्योंकि म्यूचुअल फंड मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करता उसके रिटर्न से, ठीक है। म्यूचुअल फंड साल साल में बहुत कम रिटर्न देता है, अगर कितना अच्छे से अच्छा स्टॉक भी लो। कभी कभी वो अगर मार्केट बुल टाइम में है या बहुत भागा हुआ है तो कभी कभी वो म्यूचुअल फंड डबल भी पैसे कर देता है कभी कभार, ठीक है। नहीं तो 20%, 30%, 25% के हिसाब से ही आप चल सकते हो, ठीक है। और स्टॉक में आपको मल्टीबैगर भी रिटर्न मिल सकते हैं,
और 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर 20% 30% भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द म्यूचुअल फंड से भी बेटर रिटर्न स्टॉक में आते हैं, मुझे आ रहे, इस वजह से मैं स्टॉक को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत जो कैश में पैसा बचा रहता है, थोड़े बहुत वो म्यूचुअल फंड में भी लगा देता हूँ और थोड़ा कैश अकाउंट बैंक अकाउंट में भी रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब जब गिरे तब तब वो पैसे का यूज़ हो और वो पैसे मैं उन शेयरों में लगा दूँ। ठीक है, और पूरा का पूरा मैं कभी भी कैपिटल पूरे शेयर्स में लगा के नहीं बैठ जाता, कुछ ना कुछ खरीदने के लिए रखता हूँ, क्योंकि मार्केट कभी भी गिर सकते हैं। मार्केट में पैसा होना चाहिए लगाने के लिए, नहीं तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। अच्छे अच्छे शेयर जो सस्ते भाव पे मिल रहे थे, वो टाइम पे आपके पास पैसे नहीं थे और आप वेट करते रहोगे कि यार अभी मेरा प्राइस से मुझे कब प्रॉफिट होगा, लेकिन आपके पास सही टाइम पे पैसे नहीं होते, तो उस वजह से आप लॉस करते हो। तो फिलहाल किसी भी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क इन्वॉल्व ही है, मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व ही है। एक तो एफडी में आपको फिक्स रिटर्न मिलेंगे, उसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिक्स बोला है तो फिक्स ही रिटर्न आएगा। एफडी रिटर्न है, फिक्स डिपॉजिट है। और सेविंग पे तो जो मिलता है वो जिस तरीके का आपकी सेविंग है उस पर वो एक रिटर्न मिलता ही है, या बॉन्ड्स में होता है या डिबेंचर्स होते हैं, उसमें आपको एक फ़िक्स अमाउंट का रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, बट सबसे अच्छा है कि लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए। चलो 10% 20% आपके पास पैसा बच रहा है तो रिस्क लो और अच्छा खासा वेल्थ बनाने की कोशिश करो। हारना नहीं है, आज नहीं तो कल तो प्रॉफिट होगा ही, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा। दुनिया कर रही है, दुनिया डिपेंड है इस पे। ठीक है, मार्केट पे पूरी दुनिया डिपेंड है और मार्केट से ही वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो आप क्यों पीछे रह रहे हो? तो मैं यही सबको बोलूँगा, मार्केट में रहो, मार्केट से कमाओ। मार्केट आपके लिए ही है, मार्केट पूरी दुनिया के लिए। मार्केट दुनिया का पूरा गरीबी मिटा सकता है, दुनिया को फाइनेंशियल प्रॉब्लम मिटा सकता है। तो मार्केट में सब को अपॉर्चुनिटी है, जस्ट आपको डीमैट अकाउंट खोलना है और आपको ट्रेडिंग करने लग जाना है या सेविंग करने लग जाना है, इन्वेस्टमेंट करने लग जाना है। जस्ट ज़्यादा सोचना नहीं है, ये सोचना है कि उतार चढ़ाव मार्केट में आते जाएंगे, कोई भी रीज़न से आते जाएंगे, बट हमको लगे रहना है, हमको इन्वेस्टमेंट करना है। सोच के रखो, इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, क्या करना है सोच के रखो। ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग में लॉस इन्वॉल्व होता ही है, आज नहीं तो कल लॉस होगा ही होगा। ठीक है, और हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इसके एक्सपर्ट्स कौन है या इसको पोर्टफोलियो मैनेज कौन करता है। तो एक्सिस बैंक में कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर इसको बनाया रहता है, लेकिन उसकी एक टीम रहती है, ये पूरा मैनेज करती है। ठीक है, एक्सिस का जो फंड मैनेजर है यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दिया होगा, तो मैं आपको कोशिश करूँगा उसकी दो डिटेल भी दूँ। और ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े डिटेल यहाँ पर फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है और कब से प्रेजेंट है उसके बारे में है। श्रेयस देवालकर करके है और उनका एजुकेशन बताया होता है और उनका एक्सपीरियंस बताया होता है, तो सारी डिटेल होती है। तो और वो अकेले हैंडल नहीं करते, तो उनकी टीम होती है। ठीक है, तो ये पूरी टीम होती है, तो उस हिसाब से कौन कौन ये फंड चला रहा है और किस टाइप का उनका बैकग्राउंड है और उन्होंने किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई होती है, सब आपको डिटेल दिया जाता है। बट ये समझ लो, कोई भी मार्केट में इजीली नहीं कमा सकता, उसमें टाइम लगेगा। टाइम दो, हर चीज़ का टाइम होता है। एक पौधे से झाड़ बनने में, बड़ा पेड़ बनने में भी बहुत टाइम लगता है, उस पर फल आने में भी टाइम लगते हैं। तो हर एक चीज़ में टाइम लगता है, ये समझ के चलो, इतनी घाई मत करो। ये रातों रात आपको अमीर होने का बहुत शौक़ होता है, तो रातों रात अमीर नहीं, रातों रात कंगाल तो ज़रूर हो जाओगे। तो पॉजिटिव रहो और थोड़ा टाइम दो, हर चीज़ को बनने के लिए टाइम दो। ठीक है, पैसा बनने के लिए टाइम दो, हर चीज़ का एक टाइम आता है, वक्त आता है, तो आपका भी एक टाइम आ जाएगा। तो थोड़ा आराम आराम से करो, घाई मत करो, इजीली पैसा बनेगा। ठीक है, तो और मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो मार्केट के उतार को
हमेशा ये समझना चाहिए अपॉर्चुनिटी आ गई है, चलो पैसा लगाओ। अगर मार्केट चढ़ता है तो सोच लो कि चलो अभी थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पास अभी प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा ले लो अभी। तो प्रॉफिट लेके खर्चा मत करो, प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, शायद उससे आपका वेल्थ और ज़्यादा बढ़ेगा, जिस तरीके से मैं करता हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट के पैसे में कभी खर्चा नहीं करता या विड्रॉ करके यूज़ नहीं करता। मैं हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करते जाता हूँ, वो कहीं और शिफ्ट करके कोई अच्छे और शेयर में लगा देता हूँ। ठीक है, तो जो भी है म्यूचुअल फ़ंड के बारे में मैंने कंप्लीट आपको डिटेल दिया है, प्लस उसके साथ साथ स्टॉक का भी मैंने बता दिया है कि स्टॉक किस तरीके के परफॉर्म करते हैं। तो जो भी यहाँ पर जेन्युइन डेटा है वही चीज़ मैं ये चैनल पे बताता हूँ। तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सब्सक्राइब करने में तो कोई घाटा होता नहीं है, सब्सक्राइब करने से सिर्फ नॉलेज बढ़ने वाला है। नॉलेज बढ़ाओ और पैसा कमाओ। ठीक है, और रियल नॉलेज लो, कोई बढ़ावे में मत जाओ। कोई बढ़ा के आपको चने के झाड़ पे चढ़ाए या किधर भी आपको इतना ये बता दे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल एक सोचो, टाइम लगेगा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। सब हो सकता है, सब पॉसिबल है, थोड़ा टाइम दो और उस तरीके का इन्वेस्टमेंट करो। वो उस तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा तो ही आप जो चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले लोग हैं उनके उतना आप कमा लोगे, उन्होंने जो बोला है। ठीक है, उस तरीके का उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपको बोलेंगे 1000 लगाओ और करोड़ कमाओ, ऐसा नहीं होता है। 1000 लगा के करोड़ों का आप वेल्थ कमा लोगे, नहीं तो वो भी खुद कमा लेता। ठीक है, तो इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो एक लक बाय चांस किसी का हो गया तो हो सकता है, लेकिन वो बहुत लक बाय चांस ही होता है और नहीं होता है मोस्ट ऑफ पॉसिबल। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा के थोड़ा वेट करना ही पड़ता है और होल्ड करना पड़ता है। वॉरेन बफेट अभी 91 साल के हैं, उनको देखो कितना टाइम लगा उनकी वेल्थ बनने के लिए। उतना तो टाइम दो आप, 91 साल या 100 साल कितना टाइम दे सकते हो उतना दो, या 20 मिनिमम 20 साल तो दो। फिर देखो पैसे का क्या मतलब, आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो क्या बन जाता है। और डाइवर्सिफाइड करो, चलो एक कोई तो ख़राब निकला, 2 ख़राब निकले, लेकिन बाकी 10 में से 8 तो अच्छे निकले, तो 8 आपका वो 2 का लॉस क्या पूरे ज़िंदगी भर का लॉस निकाल के आपका प्रॉफिट प्लस में ही करा देंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करा देंगे। तो शेयर मार्केट में होता भी है, कोई कोई शेयर ख़राब चल जाते हैं और कोई कोई बहुत अच्छे चल जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा रहे वो ही अच्छा होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।